नमस्कार आप सभी को। जो मेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश सिंह और मैं अपने इस चैनल पे आज से बिहार लाइब्रेरी के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। और आज का फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा एग्जाम के बारे में बता दें। वैसे तो आप लोग न्यूज के माध्यम से जानते ही होंगे, तो पर भी थोड़ा बता देते हैं। दो एग्जाम बिहार लाइब्रेरी के लिए आपको दो एग्जाम देना होगा, एक स्टेट और एक बीपीएससी लगी। वैसे यदि फुल पैटर्न के बारे में बोलूँ एग्जाम का, तो अभी तक तो नहीं बताया गया, वो तो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें बताया जाएगा। मगर दो एग्जाम तो स्पष्ट है, स्टेट देना होगा और बीपीएससी लेगी। स्टेट में आपको ओनली क्वालिफाई करना होगा, बट बीपीएससी मेरिट जो बनेगा, आपको जो बीपीएससी एग्जाम लेगी उस पर मेरिट बनेगा, जॉब आपको उससे मिलेगा। तो मैं अपने इस चैनल पे आपको स्टेट और बीपीएससी दोनों का प्रिपरेशन करवाऊंगा। और यदि मेरा वीडियो आप रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्मार्ट तरीका से पढ़ाएंगे, ये नहीं है जितना एग्जाम रिलेटेड रहेगा उतना पढ़ेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिए और सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए हम स्मार्ट तरीका से पढ़ाएंगे। और आज का क्लास है लाइब्रेरी साइंस एमसीक्यूज ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम। जैसे अभी तो बिहार में 15 साल के बाद एग्जाम हो रहा है ये तो इसमें उतना पैटर्न अभी बिहार का उतना पता नहीं चल पाएगा बिहार लाइब्रेरी के लिए। बट हाल ही में बिहार हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ है, बिहार हाई कोर्ट का लाइब्रेरी का, तो उसका पैटर्न देख करके समझ में आ सकता है। तो आज की क्लास में हम एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाने जा रहे हैं, जो कि आपको भारत के अंतर्गत जितनी भी एग्जाम होता है लाइब्रेरी रिलेटेड सबको कवर करेंगे। आज ये पूरा सीरीज चलेगा, पूरा सीरीज एग्जाम तक। इंडिया के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं लाइब्रेरी के रिलेटेड सबको कवर किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे डीआरडीओ, इसरो, राजस्थान लाइब्रेरियन, बहुत सारा होता है, सभी को फुल कवर किया जाएगा। तो और क्या, और ये भी हम यूनिटी वाइज चलेंगे, ये नहीं सो हम कहीं से रेंडमली वेरिएशन रूट उठा लेंगे, फंडा यूनिटी वाइज चलेंगे। तो आज का क्लास है आपको फर्स्ट यूनिट है, उसमें फर्स्ट यूनिट क्या है, फंडामेंटल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट का क्लास था, इसी का इतना बताया है, अगली रोज से डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन व्हिच ईयर वॉज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश्ड? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1951। और देखिए इसका मेरे क्लास का ये रहेगा नियम, सो हम केवल क्वेश्चन और आंसर नहीं बताएंगे, केवल क्वेश्चन आंसर तो आप कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी बताएंगे, हर क्वेश्चन का डिटेल रहेगा। जैसे देख लीजिए, इसका एस्टैब्लिश हुआ था कब, स्थापना 27 अक्टूबर 1951 को, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और ये स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी है, यानी कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली सार्वजनिक लाइब्रेरी है, जो कि 27 अक्टूबर 1951 को इसकी स्थापना हुआ था। और ये देखिए, ये बना किसके द्वारा था, किसके सपोर्ट से बना था? तो भारत सरकार द्वारा और यूनेस्को के सहयोग से। इंडियन गवर्नमेंट तो थी ही, उसको सहयोग किसने किया? तो यूनेस्को ने किया। और इसका लोकेशन कहाँ है दिल्ली में? तो कश्मीरी गेट दिल्ली में है ये, ठीक। और इसके बारे में ये पर्पस है, इम्पोर्टेंस है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस क्वेश्चन का जितना इम्पोर्टेंस रहेगा डिटेल बताने का उतना बताएंगे, वैसे एक्स्ट्रा हम इंफॉर्मेशन लिख दिए रहेंगे, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रोफेसर A.K. मुखर्जी आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया जाता है? तो ये आपको रिटायर्ड लाइब्रेरियन को, मीन्स देख लीजिए इसका डिटेल। ये जो है इसका फुल फॉर्म पहले देख लीजिए, आइजलिक अवार्ड का फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
तो इसका फुल फॉर्म हुआ इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुख्यालय कोलकाता, भारत में। और इसका पर्पस यही है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में योगदान का सम्मान करना। मतलब कोई भी जो लाइब्रेरियन बना वो अपने जीवन भर क्या योगदान दिए, आजीवन क्या योगदान दिए लाइब्रेरियन में, उसके लिए जब रिटायर हो जाता है तो देखा जाता है उसका रिकॉर्ड से पूरे जॉब के वक्त, पूरे लाइफ में वो क्या अचीवमेंट किए और क्या योगदान दिए लाइब्रेरियन के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए उन लोगों को दिया जाता है। तो ये तीन तरीका का अवार्ड होता है। एक तो हो गया आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, एक बेस्ट पेपर, एक रिसर्च अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जाता है उन लोगों को जो लाइब्रेरियन रिटायर्ड हो चुके हैं लाइब्रेरियन से, उन लोगों को दिया जाता है। और ये भारत में लाइब्रेरियन क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रलेखीय विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम प्रारंभ किया? Which organization launched the Memory of the World program to promote the preservation of documentary heritage? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। देखो ये स्टार्ट कब से हुआ? तो 1992 में स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया? यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है आपको यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओ सॉरी, एक सेकंड। ये देखिए, ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य विश्व की प्रलेखीय विरासत का संरक्षण करना। मतलब पूरे वर्ल्ड का जितना भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको प्रिजर्व करने का काम करता है ये। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रामायण का मनुस्क्रिप्ट, रामायण की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं और या हिस्टोरिकल आर्काइव्स हैं जो कि वर्ल्ड लेवल का है, उसको प्रिजर्व करने का काम इन्हीं का है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का, जो कि कौन इसको रन करता है? यूनेस्को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचीकरण, ये जो है निम्नलिखित सूचीकरण विशेषज्ञों की जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम को पहचान कीजिए। मतलब ये जो नाम है, एस.आर. रंगनाथन, चार्ल्स एमी कटर, सर एंथनी पेनिज, चार्ल्स कॉफिन जेवेट, इन लोग का जन्म तिथि के अनुसार बताना है। सो कौन पहले, किनका जन्म पहले हुआ, किनका बाद में हुआ। और ये कौन चीज का विशेषज्ञ है? कैटलॉगिंग का, कैटलॉगिंग एक्सपर्ट है। लाइब्रेरियन में यदि आप कोर्स किए होंगे, कहीं पे पढ़े हुए होंगे फुल कोर्स, तो आपको मालूम होगा कैटलॉगिंग क्या होता है। वैसे अगली क्लास से ये तो एमसीक्यूज है क्वेश्चन का, इसी कारण, और नहीं तो अलग टॉपिक वाइज भी हम क्लास लाने जा रहे हैं, जो कि अगले कुछ दिन में लाएंगे। तो इसका देख लीजिए, सबसे पहले किनका जन्म हुआ था? सर एंथनी पेनिज 1797 में। और क्या किए थे ये? ब्रिटिश म्यूजियम के लिए 91 सूचीकरण नियम बनाए। क्रिएटेड 91 कैटलॉगिंग रूल्स फॉर ब्रिटिश म्यूजियम। ब्रिटिश म्यूजियम के लिए 91 कैटलॉगिंग क्रिएट किए। और अगला है चार्ल्स कॉफिन जेवेट। ये क्या है? यूनियन कैटलॉग की अवधारणा प्रस्तुत की। इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ यूनियन कैटलॉग। और आगे हो गया चार्ल्स एमी कटर, डेवलप्ड एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन एंड कटर, विस्तार वर्गीकरण और कटर नंबरिंग प्रणाली का विकास किया। और अगला हुआ एस.आर. रंगनाथन। इसका जन्म कब हुआ? 1892 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सो एस.आर. रंगनाथन का जन्मदिन कब मनाया जाता है? किस वर्ष इसका जन्म हुआ? इसका जन्म कब हुआ था? 1892 में। और ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहलाते हैं।
भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहलाते हैं, जो कि इस कॉलन वर्गीकरण के निर्माता हैं। इंडिया में कॉलन क्लासिफिकेशन यही दिए थे, ऐसा रंगनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र सर्वप्रथम प्रस्तावित किए गए? इन व्हिच ईयर वर द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट प्रपोज्ड? विज्ञान के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र दिए गए थे, जो कि अपने एस.आर. रंगनाथन अपने इंडिया के हैं, इनके द्वारा दिए गए थे। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र किसके द्वारा दिए गए थे? एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। और ये सबसे पहले कब प्रतिपादन किया गया था? प्रोपोंडेड किया गया था 1928 में, 1928 में मद्रास में। जबकि इसको पुस्तक के रूप में कब पब्लिश किया गया था? तो 1931 में। और इसका क्या 5 सूत्र क्या था, 5 लॉज क्या था, सो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है क्या? बुक्स आर फॉर यूज, मतलब पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। लाइब्रेरी में जितने भी पुस्तकें हैं वो उपयोग के लिए हैं, ऐसा नहीं है केवल वो रखा रहेगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा लाइब्रेरी का। तो फर्स्ट लॉ क्या है? सॉरी, फर्स्ट लॉ जो हो गया आपको पुस्तकें उपयोग के लिए है। जबकि दूसरा लॉ हो गया आपको एवरी रीडर हिज हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। मतलब जो पाठक मीन्स रीडर जो लाइब्रेरी जाएगा उसको अपने अनुसार उसको पुस्तक मिल सके या लाइब्रेरियन उसको प्रोवाइड कर सके। यदि पाठक लाइब्रेरी जा रहा है पुस्तक यूज करने के लिए, पुस्तक पढ़ने के लिए, तो उसको अपने अनुसार अपने हिसाब जो उसका डिमांड हो, जो भी पुस्तक उसको पढ़ने का हो, तो वो पुस्तक उस पाठक अनुसार पुस्तक मिल सके लाइब्रेरी में। और तीसरा हो गया आपको प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक, मतलब क्या? जितना भी पुस्तक रखा हुआ है, जितना भी बुक लाइब्रेरी में रखा हुआ है, सबके लिए पाठक आए। ऐसा नहीं है कोई बुक परचेज होकर के आया, एक्विजिशन का पार्ट होता है, वो हम आपको पढ़ाएंगे। थ्योरी में एक्विजिशन होता है, पूरा बताएंगे। पहले बताएंगे आपको फर्स्ट क्लास में पूरा लाइब्रेरी कैसे चलता है, वो केवल आप देख लीजिएगा। यदि आप कहीं से डिग्री भले ले लिए, यदि क्लास नहीं किए हैं तो आपको वो पूरा समझ में आ जाएगा, वो हम बता देंगे अगली क्लास में। तो तीसरा क्या है? तीसरा रूल, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। मतलब जितने भी पुस्तक लाइब्रेरी में है अवेलेबल हैं, हर पुस्तक का यूज होना चाहिए। जो भी पाठक आए तो हर पुस्तक का यूज करें, मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। मतलब जो बुक है उसको पढ़ने के लिए कोई न कोई पाठक आए। और चौथा रूल क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाओ। समय बचाओ मतलब ये हुआ कोई लाइब्रेरी में कोई पाठक आया तो उसको जब जो पुस्तक मिले उसको तुरंत पुस्तक प्रोवाइड किया जाए। या आजकल तो ऑनलाइन के हिसाब से भी ईमेल के द्वारा भी बुक प्राप्त किया जा रहा है। जैसे आप घर में बैठे ही चाहते हैं सो हम लाइब्रेरी से पुस्तक हमको मिल जाए तो आप ईमेल करके ले सकते हैं ऑनलाइन, तो वो भी तुरंत हो जाना चाहिए। ये आता है आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। पहले लाइब्रेरी में ऑटोमेशन नहीं था। ऑटोमेशन मतलब कंप्यूटर बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अनुसार नहीं चलता था, हर चीज ऑफलाइन चलता था, डायरी मेंटेन होती थी, बुक भी आपको लाइब्रेरी जा करके ही पढ़ना होता था। मगर अब हर जगह लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया। लाइब्रेरी ऑटोमेशन एक यूनिट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर, मतलब स्पेशली लाइब्रेरी के लिए स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। और ये आपका यूनिट है, आपको पूछा जाएगा सॉफ्टवेयर। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी हम बताएंगे। अभी ये जान लीजिए केवल। और पांचवा क्या है? पांचवा सूत्र, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, पुस्तकालय एक जीवित प्राणी है। वो मतलब ये हुआ लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लाइब्रेरी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए जैसे DRDO, इसरो। वैसे तो अपने बिहार में इतना एग्जाम लाइब्रेरी को नहीं इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो वैसे जानकारी बहुत कम होती है। बट आप इतना जानिए लाइब्रेरी का फुल क्या है, और ओनली लाइब्रेरी ही नहीं रखे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी आ गया। मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना भी काम लाइब्रेरियन का काम है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए DRDO। आप देखिए APJ अब्दुल कलाम,
स्टार्ट मिसाइल मैन वो कहलाते हैं। मिसाइल वो सबसे पहले मिसाइल बनाए वो, तो जो वो मिसाइल बनाए उसके लिए वो रिसर्च किए होंगे, तो उनका रिसर्च किया हुआ डॉक्यूमेंट रिजर्व स्टोर करने का काम होता है इंफॉर्मेशन साइंस का, वो भी लाइब्रेरी नहीं करता है। उसके लिए स्पेशल वैकेंसी निकलती है और इसका भी एग्जाम होता है। तो उसका यदि आप कोई दूसरा नया वैज्ञानिक कोई शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं मिसाइल पे, जो कि आज मॉडर्न मिसाइल तैयार हो रहा है, तो वो बेस ढूंढेगा, उसका रिसर्च पेपर ढूंढेगा एपीजे अब्दुल कलाम का, उसका पढ़ करके उसमें इनोवेशन करके उसके बाद वो मॉडर्न मिसाइल बनाएगा। तो इसके लिए लाइब्रेरियन ही है जो इंफॉर्मेशन उसका रिसर्च पेपर आपको स्टोर करके लाइब्रेरी में रखेगा, जो कि नया वैज्ञानिक उसका यूज कर सके। तो इसका बहुत सारा काम होता है। वैसे बिहार में तो अभी नहीं उतना जागरूक है, आगे हम जब पढ़ाएंगे, थ्योरी पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, तो हम बताएंगे। अभी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपको, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन का भाग है, मतलब रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन किसका भाग है? तो ALA का भाग है। ALA क्या है देख लीजिए, इसका LA का फुल फॉर्म हो गया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का भाग है कौन? रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। फुल नेम यही हो गया, रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज एसोसिएशन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट क्वालिटी इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंस सर्विसेज, सूचना और रेफरेंस सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, यूजर एजुकेशन और रीडर एडवाइजरी में सहयोग देना। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1876 में, 1876 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिकागो, अमेरिका में। ये अमेरिका का ही है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो वही इसका हेडक्वार्टर भी हुआ शिकागो, USA में। और ये क्या है? विश्व की सबसे पुरानी और बड़ी पुस्तकालय संघों में से एक है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं की मांग करता है? Which law of library science demands expansion of services? ये थर्ड है। ये जो 5 सूत्र है डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा जो दिया गया था, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो थर्ड जो है, तीसरा सूत्र जो है, ये बताता है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या था, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं की मांग करता है? तो ये आपको तीसरा सूत्र है, जिसमें बताया गया प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। प्रत्येक पुस्तक किसी न किसी पाठक के लिए उपयोगी होती है। पुस्तकें केवल अलमारी में न सजी रहे, पाठकों तक पहुंचे। पुस्तक प्रदर्शनी, मोबाइल लाइब्रेरी जैसे विस्तार सेवाओं की मांग करता है। पुस्तकालय को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following statement about Indian Library Association is not true? इसका देख लेते हैं डिटेल क्या है। देखिए इसका सबसे पहले देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसकी स्थापना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 13 सितंबर 1933 को हुई, ये बात सत्य है। और जिला इज अ क्वार्टरली जर्नल, नॉट मंथली, मतलब ये ऑप्शन में मंथली दिया होगा, देख लीजिए आप। जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इज पब्लिश्ड मंथली बाय ILA, ये गलत है। मंथली में ये आपको क्वार्टरली है, त्रैमासिक है,
मंथली नहीं है। और जिला इज इंक्लूडेड इन यूजीसी केयर 2024 लिस्ट, ये भी सत्य है। जिला यूजीसी केयर 2024 सूची में शामिल किया गया है। इंडिया में जितने भी लाइब्रेरी है सभी को एक तरह से समझ चलाने का काम यूजीसी करती है, कंट्रोल यूजीसी करती है। इनके अनुसार पूरे इंडिया का लाइब्रेरी चलता है, तो वो इस सूची में शामिल है। आगे देखिए क्या है, ILA की स्थापना प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में हुई, ये भी सत्य है। ये एक चीज देख लीजिए, जितना भी ये क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, देखिए 2025 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के नीचे ये लिखा रहेगा ये किस एग्जाम में पूछा गया है। ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये राजस्थान लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस परोपकारी व्यक्ति ने विश्व भर में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में 3000 पुस्तकालयों का निर्माण कराया? Which famous library personality built 3000 libraries in the USA? ये कौन है? एंड्रयू कार्नेगी है। अच्छा देख लीजिए, एंड्रयू कार्नेगी। ये कितना ये लाइब्रेरी बनाए? 3000 वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। इसका थोड़ा डिटेल देख लीजिए। एक स्कॉटिश अमेरिकी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे। कौन? ये एंड्रयू कार्नेगी। He founded the construction of 2509 libraries worldwide। कब से? 1883 से लेकर 1929 तक। 1689 पुस्तकालय अमेरिका में, केवल 1689 पुस्तकालय लाइब्रेरी ये तो अमेरिका में ही खुले। बाकी ये यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह खुले हैं। इसका नाम क्या था? एंड्रयू कार्नेगी। ये पुस्तकालय निशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय थे, निशुल्क थे, पेड नहीं था। बताइए, स्थानीय सरकारों को इनका संचालन करना होता था। ये तो पुस्तकालय बना देते थे और संचालन करने का काम, मेंटेनेंस का काम दे देते थे वहां के गवर्नमेंट का। इसका उद्देश्य क्या था? सभी के लिए आत्म शिक्षा, सेल्फ एजुकेशन फॉर ऑल। वैश्विक स्तर पर पठन संस्कृति को बढ़ावा मिला। इसके द्वारा ज्ञान तक जन सामान्य की पहुंच सशक्त हुई। लाइब्रेरी ये अभी तो ऑनलाइन आ गया, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल है। जो भी स्टूडेंट हो, जो भी हो, स्कॉलर हो, सबको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाता है। तो वैसे अब उतना लाइब्रेरी नहीं जा पाता है। पहले तो लाइब्रेरी ही में ये चीज रहता था, लाइब्रेरी में ही जाया जाता था, पढ़ा जाता था। और उस टाइम में जितने एजुकेशन फैमिली होते थे वही जा पाते थे। धीरे धीरे ज़्यादा लाइब्रेरी खोलने से जानकारी बढ़ी, तो जन जन तक शिक्षा पहुंची। आगे देखते हैं, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय को किस दृष्टिकोण से निर्मित किया? From which perspective did Dr. रंगनाथन build the library? तो क्या देख लीजिए किस पर्पज से। तो ये 3 चीजें, बुक्स, रीडर्स एंड स्टाफ। ये जो है SR रंगनाथन अपने इंडिया के हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने पुस्तकालय को सजीव इकाई माना, लिविंग ऑर्गेनिज्म माना, जो 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनी हुई है। 3 प्रमुख घटक क्या है? पहला है पुस्तकें, सोर्स ऑफ नॉलेज, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी, मतलब ज्ञान का स्रोत, पुस्तकालय की नींव। पुस्तक 3 स्रोत बताए, इसमें बुक्स बताए, पुस्तकें तो सोर्स ऑफ नॉलेज, पुस्तक रहेगा तो पुस्तक ही सोर्स ऑफ नॉलेज है। आपको उस जितने भी नॉलेज है, ज्ञान की प्राप्ति बुक से मिलेगी। और रीडर्स, जिनके लिए पुस्तकालय की सेवाएं होती है। यदि लाइब्रेरी है और पाठक ही नहीं है, रीडर ही नहीं है, तो फिर उस लाइब्रेरी का फायदा क्या, उसका मतलब क्या? इसलिए रीडर भी इम्पोर्टेंट है।
जिनके लिए पुस्तकालय की सेवाएं होती है पाठक। और आगे है स्टाफ, कर्मचारी। और लाइब्रेरी में कर्मचारी रहेगा तो जो भी पाठक जाते हैं लाइब्रेरी में उसको सहूलियत मिलती है बुक ढूंढने में। यदि वो बुक मांगे तो वो लाइब्रेरियन तुरंत जो भी बुक की डिमांड होगी वो दे देते हैं। जब आपको हम पढ़ाएंगे लाइब्रेरी पूरा कैसे संचालन होती है, कैसे वर्क करता है, तो उसमें आप जान लीजिएगा कैसे बुक तुरंत आपको भी बुक बोले वो तुरंत दे देता है। तो वो साइंटिफिक तरीका से ऑर्गेनाइज्ड किया रहता है इसी कारण। वैसे कहीं पे कुछ रख देने से वो भी ढूंढ के नहीं दे पाएगा। पुस्तकालय तभी सफल होता है जब ये तीनों मिलकर काज करते हैं। सही बात है। आइजलिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statements about आइजलिक is true? इसका देख लीजिए डिटेल। आइजलिक की स्थापना 1955 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। प्रकाशन पब्लिश कौन करता है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। कौन इसको पब्लिश करता है? इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। सॉरी, आइजलिक का ये पब्लिशर है इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। डॉक्टर एस.एल. होरा पहले मानद महासचिव थे। किसके? इसके आइजलिक के। आइजलिक का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। आइजलिक का इसका उद्देश्य क्या है? विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों का विकास करना। और इसका अन्य पब्लिकेशन भी है एक आइजलिक बुलेटिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोध चक्र क्या है? इसके डिटेल देख लेते हैं। शोध चक्र इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय यूजीसी एंड इनफ्लिबनेट जो टू असिस्ट रिसर्च स्कॉलर्स। हम बोले आपको पूरे इंडिया में यूजीसी एंड इनफ्लिबनेट यही कंट्रोल करती है लाइब्रेरी को, यही चलाते हैं। इन्हीं की रूल रेगुलेशन के अनुसार लाइब्रेरी वर्क करती है, लाइब्रेरी चलती है। इट हेल्प्स इन प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग रिसर्च प्रोग्रेस। ये शोध चक्र जो है एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस पे हर चीज को, जैसे प्लानिंग क्या प्लानिंग करना है, कैसे लाइब्रेरी को चलाना है, कैसे मॉनिटरिंग करना है, कैसे डॉक्यूमेंटिंग रिसर्च को रिस्टोर करना है, ये सब यही शोध चक्र पे के अनुसार किया जाता है। फीचर्स क्या है? रिसर्च प्लानिंग, जैसे रिसर्च प्लानिंग, गाइड स्कॉलर कोऑर्डिनेशन। जैसे कोई स्कॉलर शोध करते हैं तो उसको गाइड किया जाता है इस पे, ये शोध चक्र पर आ करके अपने डिमांड के अनुसार, अपने शोध के अनुसार जो भी वो शोध कर रहे हैं, जिस पे वो रिसर्च कर रहे हैं, उसके अनुसार ये रिसर्च पेपर प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंट रिपोजिटरी, इसका हिंदी में भी देख लीजिए। शोध चक्र एक डिजिटल पोर्टल है जिसे यूजीसी और इनफ्लिबनेट द्वारा विकसित किया गया है। यह शोधार्थियों को उनके शोध कार्य की योजना, निगरानी और दस्तावेजीकरण में सहायता करता है। विशेषताएं: शोध योजना बनाना, शोधार्थी और मार्गदर्शक के बीच समन्वय करवाता है। प्रगति की निगरानी, दस्तावेज संग्रह। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है? Which of the following is not protected under इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957? इसके अंतर्गत आइडियाज एंड प्रोसीजर्स ये कवर नहीं किया गया। देख लीजिए, इसका हिंदी में ही देख लीजिए। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त रचनाएं क्या क्या है? साहित्यक, संगीतात्मक, कलात्मक रचनाएं, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में, ध्वनि रिकॉर्डिंग्स। और इसके अंतर्गत क्या शामिल नहीं किया गया है? तो विचार, आइडियाज, प्रोसीजर्स, सिद्धांत, अवधारणाएं, खोजें आदि।
Which of the following is not protected under the Copyright Act 1957? Copyright Act हुआ, आप जैसे होता क्या है, कोई दूसरे का रिसर्च पेपर उसका यूज करके अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर लेना, तो पहले बहुत, इस कानून से पहले बहुत इसका मिसयूज होता था। दूसरे का सूद क्या हुआ, कोई अपना यूज करके वो प्रसिद्धि पा लिया, पैसा कमा लिया, उसी को रोकथाम के लिए ये लाया गया था कॉपीराइट एक्ट 1957। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस तैयार की है? Which organization, इसमें से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलप्ड द डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस? डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप्ड किया? किसके द्वारा किया गया है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA के द्वारा। किसके द्वारा? LA के द्वारा। वैसे हम पीछे बहुत सारा क्वेश्चन का हम आंसर ने बता दिए, जैसे डिटेल बता दिए हैं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, इसी कारण हर एक क्वेश्चन को हम आंसर यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं किए हैं, बट कल से ये अब अपग्रेड हो जाएगी। फर्स्ट क्लास है तो उसमें आपको कुछ त्रुटि लगेगा, बट अगले क्लास से नहीं होगा कोई त्रुटि। डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस किसके द्वारा तैयार किया गया है? डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, LA के द्वारा। LA अमेरिका में पुस्तकालय सेवाओं और मानकों को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? गाइडलाइंस का गुणवत्तापूर्ण डिजिटल संदर्भ सेवाएं प्रदान करना, तकनीक आधारित यूजर इंटरेक्शन में लाइब्रेरियन का मार्गदर्शन करना, ईमेल, चैट, वीडियो कॉल आदि माध्यमों से सेवा सुनिश्चित करना। जैसे कि अब लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया है, तो उसमें आप ईमेल के द्वारा, चैट के द्वारा, ईमेल से आप भी बुक का डिमांड कर सकते हैं, जो बुक आपको चाहिए वो मंगवा सकते हैं कुछ दिन के लिए। फिर आप उसको कुछ दिन का वो लिमिट रहता है, चैट करके भी, उसको वीडियो कॉल करके भी ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। डिजिटल रेफरेंस गाइडलाइंस किसके द्वारा तैयार किया गया है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? Which of the following statement about MDLI is not true? अच्छा, डिटेल देख लीजिए। एक चीज देख लीजिए, जितना भी क्वेश्चन है सब लेटेस्ट 2025 का क्वेश्चन है, बिहार राजस्थान लाइब्रेरी में पूछा गया। ये MDLI भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। पहले इसका फुल फॉर्म देख लीजिए MDLI का, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। MDLI इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो शिक्षा मंत्रालय है, वो ये स्पॉन्सर्ड है, इसके द्वारा स्पॉन्सर्ड है, ये इसको रन करता है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। It is virtual repository of learning resources in multiple languages and disciplines. Filtered and federated searching is employed for focused resource discovery. ये नहीं कवर किया गया, ये देख लीजिए, अगले हिंदी में देख लीजिए आप। इसमें फिल्टर्ड और फेडरेटिंग सर्चिंग सुविधा होती है, जिससे खोज अधिक सटीक होती है। MDLI छात्रों को पुस्तकें, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज, प्रश्न पत्र आदि प्रदान करता है। असत्य कथन क्या है? फिल्टर्ड एंड फेडरेटेड सर्चिंग इज नॉट एम्प्लॉयड, यह कथन गलत है। ये कौन सा हो गया आपको? ये बी नंबर। तो आज इतना ही, मात्र 15 क्वेश्चन लाए थे और ये फर्स्ट क्लास है, तो थोड़ा हमारा त्रुटि हो गया है, हम जानते हैं, खास करके ऑप्शन वाले। शुरू में तो कुछ मैं ऑप्शन हाईलाइट किए हुए थे और मैं ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो पा गया, बट अगले क्लास से वो भी ठीक हो जाएगी।